अब आप शुरू। आदाब, मैं मोहम्मद अदीब फ्रीडम एक्सप्रेस के इस वीकली प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के वो नायाब शख्सियतें जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ उनसे उम्मीदें वाबस्ता थी, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। आज जो जुडिशरी का इस मुल्क में हाल हुआ है, हम जजमेंट पे तो ये कहते हैं कि हमने मंजूर है, लेकिन क्या करें, ना दिल मानता है ना दिमाग मानता है जब कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आता है। ऐसे में एक अजीम शख्स, एक ऐसा जज जिसने कभी भी इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और जब वो जज की कुर्सी पे बैठा तो वो अल्लाह का नुमाइंदा होकर बैठा, मुंसिफ बन के बैठा, निडर बन के बैठा। मेरी मुराद जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब से है। खुशनसीबी से आज की महफिल में वो हमारे मेहमान हैं। मैं उनके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि कंडे साहब से मैं पूछूं, सर ये बताइए, इस मुल्क में जो हो रहा है, क्या ये गांधी का ख्वाब था, तसव्वुर था? वो कोशिश जो नेहरू और आजाद और उनके रफका ने की थी, क्या ये हिंदुस्तान उस मंजिल की तरफ चला है या हमने कहीं रास्ते भटक गए हैं? मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूं कि आप कैसे चंद लोग रह गए हैं जो हक को हक कहना जानते हैं, जो जालिम को जालिम कहने की हिम्मत रखते हैं। और ऐसे वक्त में जब जुडिशरी के ऐसे जजमेंट आते हैं, और खास तौर से आप तो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं, उसकी तबाही और उसकी जवाल भी आपने देखा है, और आपने वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, वो मैं बाद में कहूंगा। लेकिन मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं कि ये जो जुडिशरी के जो जजमेंट आए हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग अगर इस पे कैसे यकीन कर लें, और आपके दौर में क्या जुडिशरी का जजमेंट थे और आज क्या है? मैं इसमें आपसे आपकी राय लेना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो चीज समझिए कि जजेस कोई आसमान से तो टपकते नहीं हैं जी। जजेस समाज से ही निकल के आते हैं। तो समाज की जो हालातें होंगी, समाज में गड़बड़ियां होंगी, वो जुडिशरी में भी होंगी। आज हकीकत है कि समाज में बहुत पोलराइजेशन हो गया है। 80% पॉपुलेशन हिंदू है और 15-16% मुस्लिम है। अच्छा, हकीकत यह है कि ज्यादातर मेजॉरिटी हिंदू भी कम्युनल है और ज्यादातर मुस्लिम भी कम्युनल है। मेरे जैसे लोग एक्सेप्शन हैं। ये ना समझिए कि मैं ऑर्डिनरी हिंदू हूं, मैं एक्सेप्शन हूं। मैं खुद जब अपने रिश्तेदारों और हिंदू दोस्तों के साथ बैठता हूं और उनको मालूम है कोई मुसलमान आसपास नहीं है, तो जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। ये मेरा अपना तजुर्बा है। मुझे चुप लगाना पड़ता हूँ, कितनों से झगड़ा करूं। मैं सबसे छोटा भाई अपने भाई बहनों में था, तो उनके साथ बैठता हूं, जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो मैं लड़ूं उनसे, सबसे लड़ूं, मुझे चुप लगाना पड़ता है। कोई मुसलमान की लिंचिंग होती है तो आम हिंदू पे जू नहीं रेंगती है। कई तो खुश होते हैं कि एक एंटी नेशनल कम हुआ, एक टेररिस्ट कम हुआ। ये हकीकत है आज आपके समाज की। तो हजरत सवाल ये है कि मुसलमान की खता क्या है? उसने जिना को ठुकरा दिया, गांधी को अपना लिया, क्या ये गुनाह कर दिया? जिना ने लियाकत अली खां को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो वो क्या करे? उसके लिए वो उसकी सजा क्या है? मैं बताऊं क्या करें? जी देखिए, अब मैं बड़ी सख्त बातें करने जा रहा हूं जो आप लोगों को बुरा लगेगा, मुसलमानों को नहीं, मगर मैं देखिए, एक चीज है, दो मिला के 4 कहता हूं, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। बिल्कुल आप सही। कहें कि मैं क्यों दो मिला के 4 होता है, मैं बड़ा दुखी हो गया हूं, होते रहिए दुखी, मगर दो मिला के 4 होगा जी। सच्ची बात यह है कि आप लोग मुसलमान है ही नहीं। हिंदुस्तान के जो मुसलमान, पाकिस्तान के ये फर्जी मुसलमान है, मैं हूं असल मुसलमान। कैसे? देखिए, पहला सिद्धांत था इस्लाम का जो प्रॉफिट ने सिखाया कि सब बराबर होते हैं, मगर आप लोग क्या करते हैं?
कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। शेख, सैयद और मुगल और पठान अपने को हाईएस्ट मानते हैं, सबसे ऊंचा, अशरफ। शादी नहीं करेंगे इसके नीचे जो अजलफ हैं, इन्हें कुरैशी और सिद्दीकी और क्या है अंसारी, इनको नीच मानते हैं। ये ओबीसीज हैं मुसलमानों में। और जो दलित हैं, लाल बेगी वगैरह, अरे तोबा तोबा, इनसे मेरी लड़की की शादी हो जाए, जान चली जाए, मगर ये नहीं होगा। तो आप लोग है ही नहीं मुसलमान, काहे बने आप मुसलमान? साहब हिंदू रहते जब आपको यही सब अरे साहब आप लोग फ्रॉड हैं। ये देखिए, मुझसे ना ज्यादा इधर उधर की बात करिए। आप जब नमाज पढ़ेंगे तब तो एक साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे एक साथ खाएंगे, मगर शादी की बात हुई, अरे बाप रे, मैं सैयद हूं, मेरी बेटी अंसारी को जाएगी, मर जाना बेहतर है। ये आप में जातिवाद है। तो आप लोग है ही नहीं, फर्जी मुसलमान है। तो लिहाजा आप ही रिस्पॉन्सिबल है। आपने जब यही सब जो सामंतवाद, फ्यूडल फोर्सेस, कास्टिज्म इज अ फ्यूडल फोर्स, इसको अपना रखा है। देखिए, आप लोग जब तक 4 चीजें नहीं छोड़ेंगे मुसलमान, तब तक गरीब रहेंगे, पिछड़े रहेंगे और लात खाते रहेंगे। कौन सी 4 चीजें हैं? पहले आपको शरिया को दफन करना है, दूसरा आपको बुर्के को दफन करना है, कहना कोई लड़की बुर्का पहनेगी उसको सजा दीजिए, हम सजा देंगे। तीसरी, आपको मदरसा बंद करना होगा कि हम ये पिछड़ेपन के स्कूल नहीं चलाएंगे, मॉडर्न सेक्युलर स्कूल चलेंगे। चौथा, मौलानाओं को आपने कान पकड़ के निकाल देना है। प्रॉफिट के टाइम पे कोई मौलाना होते थे? कोई नहीं होता था। ये कहां से पैदा हो गई ये जंतु मौलाना, जो आप लोगों को पिछड़ा रखती है। तो ये 4 चीजें हटाइए, नहीं तो आपकी कोई वो नहीं है, बेहतरी कभी नहीं हो सकेगी। हजरत बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, लेकिन हजरत आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि मुसलमान इंसान है या नहीं है। मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि वो बहैसियत इंसान है या नहीं है। देखिए, उसकी शक्ल बताइए कि एज ए इंसान वो क्या करे। इस मुल्क में अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर ले तो उसके ऊपर जुर्म है, और अगर ये वाइस वर्सा हो जाए, और अगर कोई लड़की मुसलमान हो जाए और हिंदू लड़की मुसलमान हो जाए और शादी कर ले, तो हाई कोर्ट उस शादी को रद्द कर देता है। कानूनी नुक्ता उसका क्या है? सुप्रीम कोर्ट 6 महीने के बाद फैसला करता है। हम यहाँ पर इंसानियत की बात कर रहे हैं कि बहैसियत इंसान हमारी कोई भी शिनाख्त हो। आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारे जवाल की वजह यही है, लेकिन एक वजह और भी है, और वो वजह यह है कि हमको हमारी शिनाख्त जब की जाती है तो वो अंसारी और पठान और सैयद से नहीं हो रही है, एक इंसान की हैसियत से हो रही है। इस मुल्क में एनआरसी आता है तो ये कहा जाता है कि अगर आप फला फला मजहब के हैं तो आप वेलकम हैं, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप वेलकम नहीं हैं। इस पे जजमेंट क्या आना चाहिए? ये जो सुप्रीम कोर्ट आज 1.5 साल से बैठा हुआ है, मैं उस पे पूछना चाहता हूं। मैं आपकी बिल्कुल बात से मुत्तफिक हूं, हमारा माशरा बिगड़ गया है, हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहैसियत इंसान के इस मुल्क के शहरी हैं। हमारे साथ जो इस तरह का ये जजमेंट हो रहा है, जिस तरह की ये पुलिस चल रही है, उसके ऊपर मैं आपकी राय देना चाहता हूं कि क्या ये तसव्वुर हुआ था कि हम ऐसे रहेंगे? मैं जवाब दूं आपको? मैं हजरत आप ही से पूछना चाह रहा हूं। देखिए, सुनिए, अब गौर से सुनिएगा और थोड़ा सा मैं तफसील से बात करूंगा। देखिए, सेक्युलरिज्म इज अ फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ सेमी फ्यूडल सोसाइटी। हमारा समाज अर्ध सामंती है, सेमी फ्यूडल है। और जो कि समाज तो है, जैसे यूएसए में है, कनाडा में है, यूरोप में है, जापान में है, अब चीन में भी होंगे। जब तक हम अर्ध सामंती रहेंगे तब तक कम्युनलिज्म रहेगा। ये देखिए, जब जैसे कांग्रेस पावर में थी, ये ना समझिए कम्युनलिज्म नहीं था, मगर क्योंकि कांग्रेस को चाहिए था मुस्लिम वोट बैंक, 15-16% बड़ा वोट बैंक है, तो उसको कांग्रेस को कोई प्रेम नहीं था मुसलमानों से, मगर क्योंकि वो वोट चाहते थे मुसलमानों का, तो वो कुछ हद तक आप लोग का संरक्षण करते थे।
आप समझे ना। मगर खुद कम्युनल राइट होते थे, कांग्रेस के जमाने में भी कम्युनल राइट होते थे बीच बीच में, हाँ इतने नहीं जितना अब। तो पहले लेटेंट था कम्युनलिज्म, अब ओपन हो गया, अब विरुलेंट हो गया। देखिए अब जब से बीजेपी पावर में आई 2014 में, बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता है, और बीजेपी जानते हैं हमें जब वोट नहीं देंगे तो हम इनकी क्यों परवाह करें। हमें तो जो 80% जनता है हिंदू है, बस उसी की चिंता करनी, उसको संगठित करना है। मुसलमानों की कोई वो वोट नहीं देंगे तो उनको अलग अलग करके रखो। तो ये जब तक आपका कंट्री सेमी फ्यूडल रहेगा तब तक कम्युनलिज्म रहेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे बीजेपी। बीजेपी में ज्यादा हो गया, कांग्रेस में कम था, मगर था कम्युनलिज्म हमेशा था। मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम आर कम्युनल। मैंने आपको बताया अभी कि ज्यादातर मेरे मुस्लिम दोस्त, अगर उनको मालूम है कोई मुसलमान नहीं बैठा है साथ, तो जहर अक्सर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ आज भी। मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम आर कम्युनल। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री सेमी फ्यूडल है। तो जब तक हम एक हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन न करें फ्रॉम अ सेमी फ्यूडल टू अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, तब तक कम्युनलिज्म रहेगा। और ये हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक यूनाइटेड पीपल स्ट्रगल की जरूरत है। और ये देखिए, ये जो फार्मर्स एजिटेशन आया है जी, ये मैं कह रहा हूं कि देखिए इसने एक ऐतिहासिक चीज की है, हिस्टोरिकल चीज की है, कि इसने जात और मजहब के बंधनों को तोड़ दिया। इट हैज रिजन अबव कास्ट एंड रिलीजन और एंड इट हैज यूनाइटेड द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी चीज, हिस्टोरिकल चीज हुई है हिंदुस्तान में। आप लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस। ये जो फार्मल एजुकेशन है, इसका जो भी रिजल्ट हो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, मगर इसने भारतीय जनता को एकजुट कर दिया। और जब 60-65% हमारी जनता किसान है, तो 135 करोड़ की जनता में से समझिए 75 करोड़ किसान है। तो ये सबके सब तो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, मगर सबकी सहानुभूति सबकी किसान आंदोलन के साथ है। और ये उठ गया है जात और मजहब के ऊपर। ये यानी देखिए, देयर आर टू फोर्सेस एट वर्क इन इंडिया। वन इज द डिवाइसिव फोर्स जो हम लोग को बांटती है मजहब और जात के नाम पे, और दूसरा है यूनाइटिंग फोर्स, वो ये है ये फार्मर एजुटेशन। इससे और यही ग्रो करेगा। देखिए शॉर्ट रन में डिवाइसिव फोर्स में भी सक्सेसफुल, बट इन लॉन्ग रन in the long run the uniting force is bound to be victorious. तो आप लोग हताश ना होइए, अभी ये डिवाइसिव फोर्स है जो हमको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अपना उनको वोट बैंक चाहिए। सीधी सीधी समझने की चीज है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है कास्ट और रिलीजन पे चलती है, कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक। और क्योंकि 80% पॉपुलेशन हिंदू है और बीजेपी उसी से सपोर्ट लेती है, तो इसलिए वो जीतती जाती है। मगर जो दूसरी फोर्स शुरू हो गई है वो पहले बार शुरू हुई है आफ्टर 1947, दैट इज टू यूनाइट इंडिया। यूनाइटिंग फोर्स वो आई है किसानों की, और ये बड़ी भारी फोर्स है क्योंकि 75 करोड़ लोग इसके पीछे हैं। तो ये आप लोग घबराइए नहीं, ये जो डिवाइसिव फोर्स हैं जो हम लोग को लड़वा रहे हैं मजहब जात के नाम पे, ये टेम्परेली इनकी सक्सेस होगी, मगर अल्टीमेटली सक्सेस यूनाइटिंग फोर्स की होगी। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मेरी इस नजर से आजाद हिंदुस्तान में पहला गांधीनियन मूवमेंट शाहीन बाग का हुआ, और अब ये दूसरा जो सबसे बड़ा गांधीनियन मूवमेंट है जिसके अंदर हर जात हर कौम का आदमी सिर्फ किसानी नहीं है। एक मिनट आपको यहाँ रोकूं, एक मिनट रोकूं। ये शाहीन बाग का आंदोलन देखिए, मेरी अब सुन लीजिए मेरी बात, चाहे उसके बाद आप डिसएग्री कर जाइए। शाहीन बाग के मूवमेंट में थोड़े से हिंदू थे, मगर लार्ज मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज सपोर्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगेन बिकॉज माइंडसेट जो है फ्यूडल माइंडसेट है। ये मुसलमानों का मूवमेंट था शाहीन बाग, एक चीज समझ लीजिए। और सुन, मैंने इस पे कहा, मैंने उस टाइम पे कहा था कि देखिए मैं देखता हूं टेलीविजन में शाहीन बाग में जो औरतें आती हैं बुर्का पहन के। मैंने कहा आप लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं
दे शुड प्रोहिबिट यूज ऑफ बुर्का, क्योंकि अब देखिए जो बिगटेड हिंदूज हैं, जो जो हिंदू इंतहा पसंदी हैं, उनको मौका मिल गया कहने का ये तो देखिए ये तो मुसलमानों का आंदोलन है, सारी औरतें देखिए बुर्का पहने, क्यों? अच्छा जरूरी है बुर्का पहन? हमने कई बार कहा मुसलमानों से, भैया बुर्का अपनी औरतों को नहीं पहनने दो। कहते हैं क्या आप चाहते हैं मैं हमारी औरतें नंगी घूमे? हमने कहा अगर साड़ी, रुकिए मेरे बोलने दीजिए साहब पूरी बात। मैंने कहा अगर औरत साड़ी पहने, सलवार कुर्ता पहने, तो क्या वो नंगी घूम रही है? यानी तुम लोग अकल से मारे गए हो क्या? बुद्धि नहीं है? कोई औरत बुर्का ना पहने तो नंगी घूम रही है, क्या लॉजिक है? साड़ी पहनो, सलवार कुर्ता पहनो, ये तो नंगा घूमना नहीं हुआ। कैसे कह रहे हो कि जो औरत बुर्का ना पहने वो नंगी है? ये हमसे, मेरे फेसबुक पे मुझको गालियां पड़ी जब मैंने कहा कि बुर्का आप लोग बंद करिए, नहीं तो पिछड़े रहेंगे, और जो पिछड़ा रहता है वो लात खाता रहता है। आप लोग लात खाना चाहते हैं तो खाते रहिए। आप लोगों ने क्यों परमिट किया शाहीन बाग में बुर्का पहन के औरतें? इससे ये हो गया कि ये तो सब देखिए ये तो मुसलमानों का आंदोलन है। शाहीन बाग आंदोलन को हिंदुओं ने नहीं सपोर्ट किया, थोड़े से हिंदू आ गए जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, बट 90% जो बल्क ऑफ हिंदू थे दे आर इन फेवर ऑफ सीएए, क्योंकि दे डोंट वांट मुस्लिम्स टू एंटर इंडिया। ये देखिए हकीकत आप समझिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए ना। तो सर, आप लोग क्या बुद्धि से मारे गए हैं क्या? नहीं सर, मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ, नहीं सर मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि इस मुल्क में मुसलमानों को वो करना चाहिए जो कम्युनल हिंदू कहता है। अगर कम्युनल हिंदू कहता है कि हम ये लिबास ना पहने तो नहीं पहनेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा आप देखिए ऐसा है, नहीं हजरत मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी रखता है और एक कम्युनल ग्रुप ये कहता है कि नहीं आप नहीं पहनिए, तो हम नहीं पहने? मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने एक सवाल किया आपसे, क्योंकि हम गवर्न कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, हम गवर्न यहाँ के आइन से हैं। पूछे तो जवाब सुनने की भी तो थोड़ी सी हैसियत। मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम जवान थे, देखते थे कि इस मुल्क में जब तक नेहरू थे कोई फंक्शन होता था तो फीता कटता था। आज पूजा होती है गणेश की, हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन हमने तो वो हिंदुस्तान देखा था ना। आज जो नए पार्लियामेंट की इमारत रखी गई वहां पर सब, यानी वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, लेकिन एक मखसूस पूजा हुई, हमने एक्सेप्ट कर लिया। आपने एक बात और कही, वो बिल्कुल सही बात है कि हर पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए हमको इस्तेमाल करती है, वो आपकी बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या करें? क्या सरदार की थ्योरी मान लें कि भाई हम जिससे नहीं लेंगे? तो सुनने की भी तो बर्दाश्त होना चाहिए। आप सवाल पूछते हैं और जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, अगर आप बोलते जा रहे हैं बिल्कुल आप जवाब दीजिए सर, बिल्कुल। आप सवाल पूछते जा रहे हैं, जवाब सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, मैंने तो ये सवाल जब आपने कहा तो मैंने एक सवाल किया कि आपने कहा कि ये कम्युनल हिंदू जो है नाराज हो जाता है। अरे साहब जब आप ये बात आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? हद हो गई, आप रिपीट क्यों किए जा रहे हैं? वही चीज अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं। आप सब जवाब सुनिए ना, जवाब सुनने का हौसला रखिए। आप जवाब सुनने का हौसला नहीं है। आप नहीं हजरत आप सुनाए, मैं तो सुन रहा हूँ। मैं तो सिर्फ सवाल किया। शांत होइए तभी तो बोल सकूंगा ना। अगर आप चुप लगाएं तभी तो बोल सकूंगा। आप तो बोलते जा रहे हैं धारा प्रवाह। अच्छा सुनिए, एक तो जो ये पूजा हुई, ये संसद की फाउंडेशन स्टोन, में बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, नहीं होना चाहिए था। आप अग्री कर जाए, मैं नहीं अग्री करता हूँ। दूसरी चीज मैंने ये कहा कि देखो जो पिछड़ापन है, फ्यूडलिज्म मस्ट बी सप्रेस्ड बाय फोर्स। मुस्लिम औरत जो बुर्का पहने उसको सजा होनी चाहिए। कोई उसको आजादी, देखिए बहुत ज्यादा आजादी भी अच्छी चीज नहीं है, हर चीज में आजादी नहीं मिलनी चाहिए। फ्यूडलिज्म फ्यूडल प्रैक्टिस मस्ट बी सप्रेस्ड बाय फोर्स। मैं उसमें फ्रांस से एग्री करता हूँ। फ्रांस में कहा गया कि जो बुर्का उर्का पहनेगी उसको हैवी फाइन लगेगा, यहां भी होना चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं सेकुलर आदमी हूँ, बिल्कुल सेकुलर हूँ, मगर फ्यूडलिज्म के खिलाफ हूँ, ये पिछड़ेपन के खिलाफ है। और ये बिल्कुल फ्यूडल प्रैक्टिस, इसको इट हैज टू बी सप्रेस्ड बाय फोर्स। इसमें औरत को कोई आजादी नहीं मिलनी चाहिए। मैं नहीं, हर चीज में आजादी नहीं। आपके बच्चे को क्या आजादी होनी, आपको आजादी होनी चाहिए कि अपने बच्चे को आप मदरसे भेजें या वह सरस्वती शिशु मंदिर भेजें जहां ये कम्युनलिज्म सिखाया जाता है।
सरस्वती शिशु मंदिर में हिंदू कम्युनिज्म और मदरसों में मुस्लिम कम्युनिज्म बिल्कुल बैन होना चाहिए। बिल्कुल आपको आजादी नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे बाप नहीं है, आप अपने बच्चे का हित नहीं जानते हैं। अगर अपने बच्चे को मदरसे में भेज रहे हैं या सरस्वती शिशु मंदिर में, तो आप बाप होने लायक नहीं है। आपको आजादी नहीं मिलनी चाहिए, आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी आप पे कि आपको बच्चे को मॉडर्न सेकुलर स्कूल में भेजना है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो हर चीज की आजादी नहीं होनी चाहिए। आप नेहरू और गांधी को मत लाइए बीच में। मैं हर बात उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। फ्यूडलिज्म हैज टू बी सप्रेस्ड बाय फोर्स, जबरदस्ती करनी होगी। ये हिंदू फ्यूडलिज्म को भी सप्रेस किया। मैंने हिंदू कम्युनलिज्म को भी कंडेम किया। बार बार मैंने कहा कि ये गाय को माता कैसे मान सकते हैं? कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? बेवकूफी की बात। मैं गाय को एक घोड़ा और कुत्ते से ज्यादा नहीं मानता हूं। और बीफ खाना कौन सी बुरी चीज है? 95% दुनिया खाती है। मैं भी कभी कभी जब केरल वेरल जाता हूं जहां लीगली परमिटेड खाता हूं, तो यह निहायत बेवकूफी की बात है कि जो बीफ खाते हैं क्या वो बुरे लोग हैं? अमेरिकन, यूरोपियन, जापानी सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। तो मैंने हिंदू कम्युनलिज्म को भी अटैक किया और मुस्लिम कम्युनलिज्म को भी अटैक किया। ये न समझिए कि सिर्फ मुस्लिम का, आप में लोगों के भी ज्यादातर, सबके नहीं, 95% मुसलमानों के भी सर में गोबर भरा हुआ है, भूसा भरा है, ये जातिवाद और सांप्रदायिकता का, और हिंदुओं में भी यही। तो मेरा काम है आप लोगों में ये सामंती सोच को हटाना, और जब तक नहीं हटेगी आप पिछड़े रहेंगे, और पिछड़ा आदमी लात खाता रहेगा। आपको चाहते हैं लात खाना, खाते रहिए, कौन रोक रहा है आपको? आपको लात खाना है, खाते रहिए, कोई रोक नहीं रहा लात खाने से। अगर आप चाहते हैं लात ना पड़े तो आपको मॉडर्नाइज होना होगा। जैसे मुस्तफा कमाल ने क्या किया टर्की में, उसने आते ही मान अबॉलिश कर दिया, या बुर्का, शरिया, मदरसा सब खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। इसके वजह से हमको सिक मैन ऑफ यूरोप डिक्लेयर कर दिया गया, और यूरोपियंस पार्टीशन करने जा रहे थे टर्की का, और जूता मारते थे टर्की को। उसने कहा क्योंकि हम लोग पिछड़े हैं, यही वजह। उसने कहा बिल्कुल मॉडर्नाइज। तो जो चीज की है मुस्तफा कमाल ने टर्की में, वही करना है मुसलमानों। अगर आप चाहते हैं कि आपको लात ना पड़ती रहे। हजरत, हमने तो इस मुल्क को गांधी की नजरों से देखने की कोशिश की है। हमने मुस्तफा कमाल या किसी दुनिया के मार्क्स से या किसी से नहीं की है। हमने गांधी के तस्वुर को अपनाया। गांधी के बारे में समझिए जी, सुन लीजिए, आपको गांधी के बारे में मालूम नहीं है जी। गांधी जब हिंदुस्तान आए थे 1915 में जी, वो उसके पहले 20 साल साउथ अफ्रीका में वकालत की जी। 1915 में हिंदुस्तान आए और 1948 में उनका कत्ल हो गया। ये 32 साल उनकी जो स्पीचेस और राइटिंग्स हैं आप पढ़िए, वो मिल जाएंगी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन है, इन सेवरल वॉल्यूम्स। उसमें क्या कहते हैं गांधी? वो प्रीच करते हैं हिंदू कम्युनल आइडियाज, राम राज, गो रक्षा और वर्ण आश्रम। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द कास्ट सिस्टम। और रघुपति राघव राजा राम गाना हो रहा है, यानी उस टाइम, सुनिए पूरी बात सुनिए, उस टाइम जिन्ना सेकुलर और पेट्रियोटिक थे। 1915-1917 की मैं बात कह रहा हूँ। और जिन्ना ने कहा मिस्टर गांधी ये क्या कर रहे हैं आप? वाई आर यू इंजेक्टिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स? इससे तो और डिवाइड हो जाएगी सोसाइटी। तो मगर गांधी के मन में ये था, उस टाइम कांग्रेस सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी थी, इट हैड नो मैथ सपोर्ट। तो वो बोले कि अगर मजहब के बेसिस पे पॉलिटिक्स चलाएं तो मैथ सपोर्ट आ जाएगा, और आ गया मैथ सपोर्ट। मगर मैथ सपोर्ट ऑफ हिंदूज, मुस्लिम कैसे ज्वाइन करेंगे ऐसे पार्टी को जिसका लीडर कह रहा है कि कास्ट सिस्टम बहुत अच्छी चीज है और गो रक्षा बड़ी अच्छी चीज। आप पढ़िए तो, आप लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, नाम के आप अदीब हो गए, आपने पढ़ा क्या है? ये पढ़िए उसकी स्पीचेस। गांधी प्रीच हिंदू कम्युनल आइडियाज रिपीटेडली, ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड। और उस टाइम जिन्ना ने प्रोटेस्ट किया, बल्कि जिन्ना को निकाल दिया गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा था। फिर वो चला गया इंग्लैंड और लौट के वो भी कम्युनल हो गया। उसने सोचा ये कम्युनलिज्म ही तरीका है इंडियन पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने का।
उसने भी फिर ये टू नेशन थ्योरी चलाई, मगर शुरू ये गांधी जी ने शुरू किया कम्युनलिज्म। अच्छा, इस पे किताब लिखी H.M. शेरवाई की किताब लिखी है, पार्टीशन ऑफ इंडिया लीजेंड एंड रियलिटी, ऐसी कुछ नाम है। H.M. शेरवाई जो बहुत मशहूर वकील थे, एडवोकेट जनरल ऑफ बॉम्बे भी हुए, उनकी किताब पढ़ी। उसने कहा कि ये गांधी जी ने शुरू किया, इससे मैं सपोर्ट तो आया, बट इट इनएविटेबली लेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि आप जब डे एंड नाइट कम्युनल आइडियाज प्रीच किए जा रहे हैं, गो रक्षा और रामराज और वर्ण आश्रम और ब्रह्मचर्य, और मीटिंग शुरू हो रही है आपकी रघुपति राघव राजाराम भजन से, क्या होगा? एक्सेप्ट 2-4 मौलाना आजाद जैसे लोग आ गए कांग्रेस में, वरना सब भागे। मुसलमान कैसे रह सकता है ऐसे पार्टी में जिसका लीडर रात दिन यही सिखा रहा है, गो रक्षा और जाति व्यवस्था बहुत अच्छी चीज है और रामराज, यही सब भाषण दे रहा। आप उसकी पढ़िए तो, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में आपको स्पीचेस और राइटिंग में मिल जाएंगी। और मैंने भी, जो मेरा ब्लॉग है सत्यम ब्रुयात, उसमें मैंने ये सारे पोस्ट किए। मेरा आर्टिकल है गांधी एंड कास्ट एंड गांधी एंड ये काउ प्रोटेक्शन, ये सारे मेरे ब्लॉग सत्यम ब्रुयात में आप पढ़ लीजिए। मैंने कोटेशंस दिए हैं, उनकी स्पीचेस और राइटिंग्स की कोटेशंस दिए हैं। तो जो उसको आप तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अकल तो है नहीं गांधी का। देखिए असल, अरे सुनिए, उसको फादर ऑफ नेशन किया कहा गया। रियल फादर ऑफ द नेशन वाज द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर, जिसने सबको बराबर इज्जत दिया। उसकी पॉलिसी थी सुलह कुल। सुलह कुल मीन्स गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। वो था रियल फादर ऑफ द इंडियन नेशन। और इस पे मेरा आर्टिकल है, जो यही मेरा ब्लॉग सत्यम ब्रुयात में मिलेगा, जिसका नाम है एम्परर अकबर द रियल फादर ऑफ द इंडियन नेशन। उसको तो आप लोग भूल गए और गांधी गांधी ताली बजा रहे हैं, जब आपको उसके बारे में मालूम है नहीं, जो कम्युनलिज्म गांधी ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। हजरत, तो ये आपको मालूम नहीं है। हजरत मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ये आपका ख्याल है कि हम लोग जाहिल लोग हैं, लेकिन मेरे पास, मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 70 किताबें गांधी के ऊपर हैं। वो चलिए अलग बात है, बाद में बात करेंगे आपसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिलीजियस आदमी का मतलब है कम्युनल होना। मौलाना आजाद भी रिलीजियस थे। मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान का जो तस्वुर था, अरे साहब मैं जवाब दूं, रिलीजन के साथ आपको सेकुलर होना है। मैं जवाब दूं? अरे साहब मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप बिल्कुल दें, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि आपके बात से मुझे ये लगा कि अगर कोई आदमी रिलीजियस है तो वो कम्युनल है। अरे सुन लिया मैंने आपकी बात। ये आपके साथ मुसीबत है कि आप सवाल रखने के आदि हैं, मगर जवाब सुनने के आदि, जवाब सुनने को तैयार। अरे आप जवाब दें, हम तो आपसे ही बात करने आए हैं। तो मैं जवाब तो दे रहा हूँ, मगर आप बोलने देना। जी हजरत बोलिए। जी हजरत, देखिए आप अपने मजहब पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट in a country like India which has such deep religious divisions, you should not inject religion into politics. जो जिन्ना का ऑब्जेक्शन था 1915-1916 में, आप सुन लीजिए क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है जी। उस टाइम जिन्ना पेट्रियोटिक और सेकुलर था। He was a member of both parties. He was a member of Muslim League and also of Congress. And he was known as ambassador of Hindu-Muslim unity. जी। उसने कहा मिस्टर गांधी ये क्या कर रहे हैं? Why are you injecting religion into politics? आप देखिए, रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर है। आप अपने घर में रघुपति राघव राजाराम गाइए या जो गाइए, मगर आप पब्लिक मीटिंग में गा रहे हैं और आप प्रीच कर रहे हैं अपने पब्लिक स्पीचेस में, अपनी राइटिंग में। यू आर प्रोपोगेटिंग कास्ट सिस्टम, यू आर प्रोपोगेटिंग काउ प्रोटेक्शन, यू आर टॉकिंग ऑफ रामराज इन पब्लिक मीटिंग। You are injecting religion into politics. आप बिल्कुल मजहब प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम ऑफ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, मगर यू शुड नॉट इंजेक्ट रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात आप लोगों को समझ नहीं आती है। बाकी मेरी बातें जो है ना, दिक्कत है, मेरी बातें आपके 2 फुट दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। यही परेशानी है। बिल्कुल, आप शायद आपने समझते क्या है? नहीं, सर आपने शायद वो भी पढ़ा होगा कि 1923 में कलकत्ता के सेशन में गांधी ने कहा था कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, सबको
वोट देने का हक होगा। जिना यानी बेसन पियन रॉय इसीलिए उठ के चले गए थे कि साहब ये गंवारों को आप ला रहे हैं, ये हुकूमत चलाएंगे, ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है। यहाँ पे इख्तलाफ हुआ था जो मैंने पढ़ा है, जो जहां से इख्तलाफ शुरू हुआ था कि जब ये तय हुआ कि हर आदमी अपना वोट डालेगा। आपने एचएम शीरभाई की पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ी है किताब? देखिए, अरे मैं पूछ रहा हूँ हाँ या ना कहिए ना। अच्छा हजरत, मैं आपको परेशानी क्या है? हाँ या मैं नहीं पढ़ा, मैंने भी बहुत चीजें नहीं पढ़ी हैं। अरे आपको मैं जब सवाल पूछता हूँ तो एक ईमानदार आदमी कह देता है कि भाई मैंने नहीं पढ़ा है, तो साफ साफ कहिए ना एचएम शीरभाई की पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ी है हाँ या ना कहिए। ये कहने में बड़ी तकलीफ हो रही है आपको। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा। आपके जरिए पता लग रहा है कि जिना ने ये कहा कि तुम मजहब को बीच में ला रहे हो, तो फिर अगर ये मामला था तो मजहब के नाम पे मुल्क बनाने का गुनाह क्यों किया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने एचएम शीरभाई की किताब, जो आदमी मजहब का इतना खिलाफ है उसने मजहब के नाम पे मुल्क क्यों बनाया? मैं जवाब दूं? जी हजरत, मैं जवाब दूं? जी। अब सुन लीजिएगा, जरा थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। पहले 1915-1920 तक जिन्ना सेकुलर और पेट्रियट था। उस टाइम वो बार बार कह रहा था गांधी जी से कि आप मत डालिए रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, ये आप गलत कर रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। गांधी माने नहीं, क्योंकि गांधी जी को ये था कि उस टाइम कांग्रेस एक इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी थी, कोई मैथ सपोर्ट नहीं था। तुम कैसे मैथ सपोर्ट लाएं? उन्होंने सोचा मजहब के थ्रू, रिलीजन के थ्रू आ जाए, आया तो, मगर वो हिंदुओं का मैथ सपोर्ट, जब आप हिंदू कम्युनल आइडिया प्रीच किए जा रहे हैं डे इन एंड डे आउट, तो आ गया। और फिर जिन्ना को निकाल दिया गया इन अ वेरी डिसग्रेसफुल वे, तो बड़े नाराज हुए। जिन्ना ने छोड़ दी पॉलिटिक्स और इंग्लैंड चले गए। कई साल उन्होंने इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में वकालत करी। उसके बाद जिन्ना को लगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म ही रास्ता है सक्सेस का, तो वो भी फिर कम्युनल हो गए। जो शुरू में वो सेक्युलर थे 1915 से 1920, later on in 1930 Jinnah also became highly communal और strong supporter of two nation theory जो लाहौर डिक्लेरेशन 1940 में डिक्लेयर की गई। तो एक आदमी एक वक्त सेक्युलर हो सकता है, लेटर ऑन ही में बिकम कम्युनल। जैसे आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँ, मिसाल लीजिए जी। अल्लामा इकबाल, ग्रेट उर्दू पोएट, पहले बिल्कुल सेक्युलर और पेट्रियोटिक थे। जब वो पैदा हुए थे शायद 1877 में, तो 1904 में उन्होंने लिखा था, एक मिनट, वो जो उनकी पोएम है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो जवानी में लिखा था। बाद में चल के बड़े कम्युनल हो गए। और 1930 में जो इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ 1930 में, इलाहाबाद में, मेरा शहर इलाहाबाद, उसमें उन्होंने पार्टीशन को बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट किया, अल्लामा इकबाल। और अपनी फिर पोइट्री भी उनकी कम्युनल हो गई, जैसे शिकवा और जवाब शिकवा की वो पैन इस्लामिक नॉनसेंस लिखने लगे। कहने का मतलब वो जो आदमी एक वक्त पेट्रियोटिक होता है, सेकुलर होता है, अक्सर वो आगे चल के कम्युनल हो जाता है। यही जिन्ना का हाल हुआ, यही अल्लामा इकबाल का। ये हमारे कई हिंदू, जैसे वीर सावरकर थे, वीर सावरकर का नाम सुना होगा जी। ये पहले सेकुलर और पेट्रियोटिक थे 1910 तक। फिर इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और जेल भेज दिया वहां अंडमान आइलैंड्स, और कहा कि तुम यहीं सड़ोगे जिंदगी भर, वरना तुम कोलैबोरेटर बन जाओ। तो वीर सावरकर जो पहले पेट्रियोटिक और सेकुलर थे, 10 साल जेल में रहने के बाद जो निकले तो बिल्कुल ब्रिटिश कोलैबोरेटर, और वो कस के मुसलमानों पे हमला और हिंदू फौज बनाई जाए, ये सब नॉनसेंस शुरू कर दिया उन्होंने। जो आदमी पहले सेकुलर पेट्रियट था वो चल के बाद में बड़ा कम्युनल हो गया। यही हाल वीर सावरकर का हुआ, कई मुसलमानों का भी हुआ, कई हिंदुओं का हुआ। अंग्रेज तो बड़े होशियार थे, वो जानते थे कि जो जवान एक लड़का है, जज्बाती लड़का है और सेकुलर पेट्रियोटिक है, उसको कैसे अपना एजेंट बना दिया जाए। ये सब अंग्रेजों के हथकंडे थे और अंग्रेजों के एजेंट्स हो गए, चाहे जिन्ना थे चाहे, और गांधी तो शुरू से हो गए थे ऑब्जेक्टिवली। मैंने आर्टिकल लिखा उस पर, बड़ी
मुझको कंडेम कर दिया इंडियन पार्लियामेंट ने, जब मैंने कहा गांधी वॉज ऑब्जेक्टिवली अ ब्रिटिश एजेंट, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों की थी उसको आगे बढ़ा रहे थे बाय प्रीचिंग हिंदू कम्युनल आइडियाज। ये सब आप लोग जानते नहीं हैं। आप मेरा ब्लॉग पढ़िए, सत्यम ब्रुयात पे जाइए। मेरी एक गुजारिश है, कम से कम 1 दर्जन मेरे आर्टिकल हैं सत्यम ब्रुयात ऑन गांधी, 1 दर्जन आर्टिकल, उसमें कोटेशन मैंने दिए हैं। देखिए मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, मैंने कोटेशन दिए हैं, वो पढ़ लीजिए फिर जवाब दीजिए। ऐसे मैं जवाब आपका नहीं सुनूंगा। काटजू साहब, मैं हाँ बोलिए। हाँ, इस मौजू पे तो आपसे बहुत तफसील से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, करीब 70-80 किताबें पढ़ी हैं, और मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा। मैं आपको नहीं पढ़ा लिखा आदमी नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो क्योंकि आपका एक बड़ा दौर रहा है, बड़ा नायाब दौर रहा है बहैसियत जज के, मैं उस पे आना चाहता हूँ। हाँ। कि आज के जो जजमेंट हो रहे हैं, या वो जजमेंट जो हो जाने चाहिए, यानी 370 का जो एक कानून पास हुआ, ये 1 साल 6 महीने हो गए हैं, अभी तक सुनवाई पे भी नहीं आया है। इसी तरह का जो एनआरसी का जो जजमेंट है उस पे भी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये अगर इस तरह का जजमेंट जो उस पे पूरी हिंदुस्तान की जनता जो है वो परेशान है, उसको अगर आप होते तो प्रायोरिटी पे लेते, या इसी तरह से जो जजमेंट है कि कहीं हम फंस न जाएं, इसको डिले करते हैं, तो इससे इस मुल्क का माहौल क्या बन रहा है? जुडिशरी पे मैं आपसे इस बात के लिए पूछना चाहता था। Judiciary has largely surrendered to the political executive. समझ में आई बात आपको? जी, अगर सर मुंसिफ खामोश हो जाएगा तो समाज क्या बनेगा? अरे साहब, आप हवा में बातें कर रहे हैं, हकीकत पे आइए, ग्राउंड रियलिटीज पे आइए ना। जो हकीकत ये है कि जो ये फैसला दिया बाबरी मस्जिद वाला फैसला, 5 जज बेंच, सुप्रीम कोर्ट का बेंच, इस पे मेरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ा जी, मैंने पढ़ा आपका। thewire.in वेबसाइट पे है, उसका नाम है राम मस्जिद डिसीजन इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रेंज फीट ऑफ लॉजिक। जी, ये एक वेबसाइट है thewire.in, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं फॉलो कर रहा हूँ। और एक और आर्टिकल वो भी thewire.in में है, उसका नाम है all the times the Supreme Court turned Nelson's eye to injustice. जी। और तीसरा आर्टिकल है the Supreme Court must resume its role as protector of the rights of the people. ये 3 आर्टिकल मेरे पढ़ लीजिएगा। जरूर। तो लिहाजा मैंने सब दे दिया। अब ये मैं देखिए, the judiciary is beyond redemption. लाइलाज है कि कुछ मर्जों का इलाज होता है और कुछ मर्ज होते हैं जैसे कैंसर हो जाता है, वो आपको मार के उसका अंत होता है। तो लाइलाज मर्ज हो गया जुडिशरी को, तो लिहाजा मैं इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। चलिए हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि प्रेस काउंसिल के चेयरमैन रहे, उस वक्त आपने बहुत टीआरपी के ऊपर पहली बार किसी ने कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने और लोगों ने साथ नहीं दिया। और आज जो टीआरपी के चक्कर में जो ये जहर उगल रहे हैं चैनल्स और समाज को तोड़ रहे हैं, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो सबसे पहले आपने पटना में इस बात का इजहार किया था कि ये कमर्शियल किया जा रहा है और ये प्रोफेशनल जर्नलिज्म जो ये खत्म हो रहा है। और उसका अंजाम हमने कल अमेरिका में भी देख लिया कि मीडिया के इस बवाल से, और यहाँ पर यही देख रहा हूँ कि यहाँ का मीडिया भी अब खत्म हो गया है। यानी जो 4 पिलर्स हैं, पार्लियामेंट बुलाई नहीं जाती, पार्लियामेंट मैक्सिमम 60-65 दिन बुलाई जाती है और एक तरफा फैसले होते हैं, जजेस फैसले नहीं करते, पुलिस अपना वक्त नहीं करती। ऐसे में क्या हम ये कहें कि भारत माता की जय कहा जाए या शर्मिंदा हो? मैं इस पे जरा मुझे वक्त दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी हजरत। देखिए, एक तबलीगी जमात करके एक संस्था है, तबलीगी जमात का नाम सुना होगा आपने? जी जी जी, बहुत। तो उनकी मीटिंग हुई, यहाँ मरकज उनका दिल्ली में है।
तो उनकी मीटिंग हुई, उसमें कई लोग आए इंडोनेशिया से, मलेशिया से और यूएई से, कजाकिस्तान से। तो हो सकता है वो देवर इन्फेक्टेड विद कोविड, मगर अनजान आ गए। ऐसा तो नहीं था कि वो यहाँ कोविड फैलाने के लिए आए, बाय चांस देवर इन्फेक्टेड यहाँ आए और वो कोविड, क्योंकि मीटिंग में सब साथ बैठते हैं, कोविड फैल गया। उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हुआ, प्रचार हुआ कि जानबूझ के ये लोग हिंदुस्तान में कोविड फैलाने आए हैं और उनको कोरोना बॉम्ब, कोरोना जिहाद, ये सब पे टाइटल दिए गए और कहा गया कि ये डॉक्टरों को पीटा, इन्होंने डॉक्टरों को पे थूका और नर्सेस के साथ दुर्व्यवहार किया और पखाना कर दिया हॉस्पिटल में, शराब की बोतल फेंक दी हॉस्पिटल, ये सब कहा गया उनके बारे में। ये खासकर रिपब्लिक टीवी ने बहुत, इसमें अर्नब गोस्वामी ने बहुत दिया। जी जी जी। मैंने इस पे अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की। मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे कई सोर्सेस हैं, मैंने इन्वेस्टिगेट किया और पता लगा सब झूठे एलिगेशंस हैं। ये तबलीगी जमात के लोग, दे आर मैन ऑफ वेरी हाई कैरेक्टर। ये कभी ऐसा नहीं करेंगे कि वो नर्सेस के साथ दुर्व्यवहार या डॉक्टरों को पीटना, थूकना या बहाना कर देना हॉस्पिटल में। ये सब झूठे झूठे इन पे इल्जाम लगाएगा। ये दे आर मैन ऑफ वेरी हाई कैरेक्टर। हालांकि देखिए, ये मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, आई एम एन एथियस्ट। मैं इनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूँ, मगर ठीक है, हर इंसान को अपने मजहब पे चलने का अधिकार है। तो ये अब बताइए, ये मीडिया ने बिल्कुल उल्टा इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया, जबकि मैंने पाया अपने इन्वेस्टिगेशन से कि दे आर मैन ऑफ वेरी हाई कैरेक्टर। ये कभी ये इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जो इन पे इल्जाम लगाया गया। अब मैंने एक उदाहरण दिया यार, ये किसान आंदोलन चल रहा है, इनके खिलाफ कि ये खालिस्तानी है और पाकिस्तानी है और चीनी है और माओवादी है और टुकड़े टुकड़े गैंग, बिल्कुल झूठे आरोप लगाए गए। ये तो आपकी मीडिया है 90%, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, मगर 90% या 95% बिकी हुई, बेशरम और बिल्कुल चाटुकार, ये मीडिया की दुर्गति है। हकीकत ये है। इस पे मेरा आर्टिकल देख लीजिएगा फेसबुक पेज पे मेरा आर्टिकल है ऑन इंडियन मीडिया, आप मेरा फेसबुक पेज देखिए, वहां उसमें मिल जाएगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी मीडिया बिल्कुल बिकी हुई है, जो उसका कर्तव्य था कि सच्ची बात जनता को पहुंचाना, मगर वो बस सरकारी गुलाम हो गई है। ये हकीकत है जी। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप, मुझे अंदाजा हुआ कि आपकी तबीयत बिल्कुल नासाज है, लेकिन आपने बहुत वक्त दिया, हमने बहुत कुछ आपसे सीखा भी है और मजीद आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे जिस वक्त गांधी और हिंदुस्तान के उस पर बात होगी। लेकिन हमें इस बात का बड़ा एहसास है कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आपने हमारा साथ दिया और हमारे साथ बैठे। नाजरीन, आप देखें कि जस्टिस काटजू साहब की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने इतना वक्त दिया है। हम कोशिश करेंगे कि हम अगली बार किसी और शख्स से गुफ्तगू करें और खुसूसी एक प्रोग्राम हम जस्टिस काटजू साहब के साथ जरूर करेंगे कि जमहूरियत के मानी है कि इख्तिलाफ होना, और हमारे और उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि हम कुछ चीजों पर इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, इसलिए कि वो बहुत सच्चे और बहुत ईमानदार और निडर जज हुए हैं और निडर इंसान है, और निडर और मुनसिफ इंसान की कदर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस काटजू साहब, बहुत बहुत ही शुक्रिया आपका। मंजिलें अपनी जगह, रास्ते भी अपनी जगह, जब कदम साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माफ करिएगा, बड़े सख्त लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए, मगर मैं आदी हूँ सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने का। जी, एहसास है मुझे, और सब जानते हैं आपको। आप, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आदाब। आदाब।